अच्छा जी। दूसरी चीज मैं क्या कह रही थी, देखें, जितना पैसा कस्टमर बैंक में डिपॉजिट करवाता है या बैंक में रखवाता है, तो उसका हकदार कौन है? कस्टमर है। तो अपने पास जो रिकॉर्डिंग करेगा कस्टमर, वो डेबिट पे रिकॉर्ड करेगा, जबकि बैंक इसी अमाउंट को क्रेडिट पे रिकॉर्ड करेगा। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी किसकी है? बैंक की। कि बैंक जो जिम्मेदारी ले रहा है अपने सर पे, वो वापस किसको करना है? कस्टमर को। तो अपने लिए वो लायबिलिटी क्रेडिट पे रिकॉर्ड करता है। और ये किसका पैसा है? कस्टमर का। तो वो अपने पास डेबिट के तौर पे रिकॉर्ड इसीलिए करेगा क्योंकि वो उसके लिए एसेट है। ठीक है। रिसीबल कस्टमर के लिए एसेट है, और पेबल बैंक के लिए लायबिलिटी है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है भाई? कस्टमर आए कि उन्हें लोन चाहिए, वो बैंक में गए। अब बैंक ने अपना पैसा किसको दिया? कस्टमर को। तब क्या होगा? पैसा किसका था? पहले ये देखो, बैंक का था, किसको मिल रहा है? कस्टमर को। तो कस्टमर के पास जब भी आएगा तो वो रिकॉर्ड करेगा लायबिलिटी के तौर पे क्रेडिट साइड पे। ठीक है। और बिजनेस में, यानी बिजनेस आप ही नहीं कर रहे हो, बैंक भी बिजनेस कर रहा है, अपने पास उसको वो कैसे रिकॉर्ड करेगा? डेबिट पे। क्यों? क्योंकि पैसा किसका था? बैंक का था। तो उसके लिए क्या है भाई? एसेट है। सही है। इन फ्यूचर वो आपसे रिसीव करेगा, अभी उसने क्या कर दिया है? आपको दे दिया है। आप पहले ये चेक करते हो कि किसका पैसा था, कौन पे करेगा, और कौन रिसीव करेगा। ठीक है। तो यहां पे भाई रिसीवेबल कौन है? बैंक, जब वो लोन दे आपको। और पेबल कौन होगा? कस्टमर, जब आप बैंक से लोन ले रहे हो। क्लियर है ये? जी। ठीक है। इसके बाद दूसरा रिलेशनशिप कौन सा आता है भाई आपके पास? बेलर एंड बेली का। कौन होते हैं बेलर बेली? कभी नाम सुना है? मैं तो पहली दफा सुन रही हूँ। पहली दफा सुन रही हैं? अच्छा, शायद कभी टीवी ड्रामों में देखा हो कि भाई लॉकर होता है, वहां पे हमारी ज्वेलरी रखी हुई है, बैंक का लॉकर दिया जाता है। तो वहां पे आप गोल्ड का सेट या फिर डायमंड सेट, या फिर हो सकता है कि प्रॉपर्टी के जो कागजात हैं वो आपने सेफ रखवाने के लिए बैंक में जाके लॉकर में रख दो। कभी ऐसा सुना है? जी। तो यही क्या कहलाता है? बेलर और बेली का रिलेशनशिप कहलाता है। कब? जब क्या लिखा है? दिस रिलेशनशिप एग्जिस्ट व्हेन अ बैंक ऑफर्स अ सेफ डिपॉजिट सर्विस टू कस्टमर्स which allows use of the bank's strong room or safe. When it accepts the customer's property, the bank has a following obligation. क्या क्या obligation होती है? To take responsible care to safeguard it against the damage and loss, to re-deliver it to the customer or some other person authorized by them, and not to deliver it to any other person. ये तमाम क्या है? उसकी ड्यूटीज हैं, उसके ये समझ लो ऑब्लिगेशंस हैं, जिम्मेदारी हैं बैंक की। अच्छा। इन इन लॉ दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज नोन एज बेलमेंट। ये याद रखिएगा कौन सा आपका ये एग्रीमेंट कहला रहा है। इसमें बेलर कौन कहलाएगा, इसमें बेली कौन कहलाएगा, ये याद रखिएगा। ये एग्रीमेंट क्या कहला रहा है? बेलमेंट। और कस्टमर इस एग्रीमेंट में क्या कहलाएगा? इस रिलेशनशिप में क्या कहलाएगा भाई? बेलर। और बैंक क्या कहलाएगा? बेली। जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो बेली, और जो ये सर्विस ले रहा है वो बेलर। क्लियर है? ये आप अपने पास नोट डाउन रखिएगा। बेलर एंड जी। रिलेशनशिप किसे कहते हैं? बेलमेंट आपका कौन सा एग्रीमेंट कहलाता है, और बेलर कौन है, बेली कौन है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सेम इसी तरह से प्रिंसिपल और एजेंट। अब इसमें क्या है, शायद आपने एजेंट के बारे में सुना भी होगा, देखा भी होगा। हम बैंक की तरह एक और एग्जांपल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, आपने किसी रियल एस्टेट एजेंट को थर्ड पार्टी के तौर पे काम करते हुए देखा होगा। जिसको परचेज करना होता है हाउस, वो क्या करता है? उस एजेंट से कांटेक्ट कर लेता है।
कि भाई हमें परचेज करना है, कोई हो आपके पास घर तो आप हमें बताइएगा। सेम इसी तरह से जो परचेज करना चाहते हैं वो भी इस एजेंट से क्या कर लेते हैं, कांटेक्ट कर लेते हैं। अब ये दोनों कांटेक्ट कर लेते हैं, इन दोनों को मिलाने का काम कौन करता है, आपका एजेंट। सही है, एक को वो घर दिलवा देता है, एक से बिकवा देता है, यानी मिडिल मैन के तौर पे वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सेम इसी तरह की कहानी आपको यहाँ पे भी मिलेगी। क्या, एन एजेंसी रिलेशनशिप इज वन वेयर वन पर्सन द एजेंट एक्ट्स फॉर अनदर द प्रिंसिपल। ठीक है, usually for the purpose of doing जी business between the principal and the third party। ये बात क्लियर हुई। Agency relationship is जी one where one person, the agent, acts for another, the principal। अब जिस अदर के लिए वो काम कर रहा है वो प्रिंसिपल, और खुद काम कर रहा है तो वो एजेंट है। यूजुअली फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी। प्रिंसिपल किसे कह रहा है, जिसके लिए वो काम कर रहा है, सही है, उसको मिल पाएगा या जो भी उसका काम है। आगे क्या लिखा है, द यूज ऑफ एन एजेंट is often necessary as the principal does not have sufficient specialist knowing to deal with the third party himself. An example of this is where an accountant deals with the tax authorities on behalf of a client, or where an employment agencies find a new employee or temp for an employer। एग्जाम्पल आपको दी गई है कि भाई समटाइम क्या होता है, टैक्स अथॉरिटीज के लिए वो, मतलब टैक्स अथॉरिटी का मामला है, तो जिसके टैक्स आपने इनकम टैक्स है या किसी का भी है तो वो मिलवा देते हैं। अगर इस तरह का रिलेशनशिप कौन अंजाम दे रहा है, कौन एक्ट कर रहा है उसके बिहाफ में, बैंक कर रहा है, तो इनका कैसा रिलेशनशिप होगा, प्रिंसिपल और एजेंट वाला। ये क्लियर है। आगे क्या लिखा है, द बैंक में एक्ट एज एन जी एजेंट फॉर इट्स कस्टमर, इट में ऑल्सो एम्प्लॉय एजेंट्स, और ये ऑल्सो क्या करते हैं, एम्प्लॉय भी अपने बना देते हैं एजेंट के, मतलब काम करवाने के लिए इस तरह से काम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक ब्रोकर्स टू हैंडल सर्टेन बिजनेस। अच्छा, किसी स्टॉक ब्रोकर को जो स्टॉक का काम करते हैं तो उसको भी अपने पास एजेंट के तौर पे, वो एम्प्लॉय के तौर पे रख लेते हैं। और इट में हैव डीलिंग्स विद एजेंट्स और इट्स कस्टमर। अ फेयरली कॉमन एग्जांपल ऑफ how the bank can act as agent is when the bank arranges insurance of the customer, the bank is acting as an insurance broker and is the agent of its customer। बेटा ये बात 100% क्लियर हो रही है कि अगर थर्ड पार्टी से वो मतलब थर्ड जी पार्टी के लिए कोई काम करवा रहा है, किसी को मिलवा रहा है, किसी के थ्रू काम करवा रहा है, तो अच्छा समटाइम ये किसी और के थ्रू भी करवा रहे होते हैं तो उसको अपने पास ये एम्प्लॉय के तौर पे ऐड कर लेते हैं, या फिर खुद भी मिडिल मैन के तौर पे ये काम कर रहे होते हैं। ये आपको समझ में आया, क्लियर हुआ। जी अच्छा, मॉर्गेज, मॉर्गेजर और मॉर्गेजी। शायद आपने कभी देखा हो, आप लोन लेते हो, फिल्म वगैरह में इसमें बोलते हैं कि भाई कि हमने लोन लिया लेकिन अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के। ऐसा सुना है? जी वो भी सुना होगा। किसमें होगा, थोड़ा जोर से बोलें। ये भी जी मैं भी सुना होगा। अच्छा, देखें, तो जब आप प्रॉपर्टी के बिहाफ पे यानी गिरवी रखा देते हो कि भाई आपने 20 लाख 50 लाख का लोन लिया और प्रॉपर्टी की एवज गिरवी रखा के, तो इन केस कस्टमर फेल हो जाता है रीपे करने के लिए, वो क्या करते हैं, फिर बैंक के पास ये पूरा हक होता है कि वो उसको नीलाम कर दे या उसको बेच के, जैसे आपने देखा होगा बिट लगवाते हैं, बोली लगवाते हैं, और फिर उतना पैसा वो वापस कर देते हैं। यानी कस्टमर जब फेल हो जाता है अपनी पेमेंट देने में, तो ये बैंक इस तरह से अपन जो उसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को नीलाम करके बेच के वो अपना पैसा इस तरह से रिकवर करते हैं। ठीक है, पढ़ें इसको क्या लिखा हुआ है। जी this relation is when a customer asks a bank to give a loan secured by a charge or mortgage over the customer assets such as property the customer or
mortgagor plus the bank or mortgage at the same time the customer is the receiver and the bank is the ये payable चीजें for the याद amount रखिएगा, of the कस्टमर loan को क्या if कहेंगे? the customer मॉर्गेजर। does not pay back बैंक को क्या कहेंगे? मॉर्गेजी। याद रखिएगा। mortgage. If the customer does not pay back the loan, the bank can sell the asset or assets to recover its money. ठीक है, वही वाली पढ़ चीजें लिया। मैंने आपको समझाई। क्लियर है यहाँ तक? और ये जनाब इसकी जी। समरी है कि रिसीवल और पेबल जो ट्रांजैक्शन होगी, उसमें क्या होगा? कस्टमर डिपॉजिट करता है कैश बैंक में, तो कस्टमर के लिए वो क्या हो जाएगा भाई? रिसीवल। अच्छा, कस्टमर डिपॉजिट कैश एट बैंक। कस्टमर डिपॉजिट कैश एट बैंक, बैंक गिव्स कस्टमर मनी ऑन ओवरड्राफ्ट। ये वाली तो सिचुएशन है आपके पास। अच्छा, बैंक के लिए पेबल क्यों है? इनने आगे पीछे कर दिया। कस्टमर को जब मिलती है ओवरड्राफ्ट, तो जाहिर सी बात है उसके लिए क्या होगा? वो तो पेबल होगा। रिसीवल तो बैंक के लिए होगा। जी। और इसी तरह से जब बेलर बेली वाला आपके पास आएगा, तो आपको पता है, यहाँ पे आपको पता होगा कि भाई बेलर किसे कहेंगे, बेली किसे कहेंगे। सेम इसी तरह एजेंट और प्रिंसिपल, मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, दोनों का आपको पता चल जाता है। ठीक है। जी ठीक है। इसको एक बार चेक कर लेना कि रिसीवेबल किसे कहेंगे, पेबल किसे कहेंगे, क्योंकि जब कस्टमर कैश डिपॉजिट कराएगा बैंक में, तो वो है कैश कस्टमर का। सही है। जी सही है। एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। अच्छा, फिड्यूशरी रिलेशनशिप किसे कहेंगे? दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नॉट कॉन्ट्रेक्चुअल। जैसे अभी तक हमने ऊपर जितनी भी पढ़े थे वो कॉन्ट्रेक्चुअल था, बकायदा इनके कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। चाहे आप मॉर्गेज करने जा रहे हो, या प्रिंसिपल और एजेंट वाला रिलेशनशिप देखो, बेलर बेली वाला देखो, ये तमाम कॉन्ट्रेक्चुअल में। नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल आपके पास फिड्यूशरी रिलेशनशिप कहलाता है। इट इज नॉन रिलेशनशिप बिटवीन अ बैंक एंड अ कस्टमर। The bank can be in position or exerting undue influence on the customer, perhaps forcing them to do something they do not really wish to do. The law recognizes this and therefore expects the superior party, in this case, the bank, to act in good faith. This is said to be fiduciary or special relationship. ठीक है जनाब। जी। ये आपका कुछ रीडिंग पर्पस के लिए था। सेम इसी तरह से राइट्स और ड्यूटीज आपको बताई गई हैं बैंकर्स और कस्टमर्स की। पढ़ो इसको जल्दी से। The rights of banker rights appear on the basis of expert legal and moral justice. Rights of banker making charge or commission commits if they are responsible. This is apart from charging interest on overdraft. Using customers' money has noted before the money disappears by not held by the banker on trust and the bank can use it to earn interest. Depending repayment of overdraft balance or overdraft are reliable on demand unless spread terms state or imply otherwise. Processing a loan over securities alone is a right to retain possession of another property to discharge a
debt. This would not apply to terms paid in state such as jewelry, but not apply to deceptive of property has infamous security for a loan. ठीक है, ये क्लियर है। कर लिया। अच्छा, नॉर्मली आपको पता होना चाहिए बैंकर के राइट्स क्या है, सेम इसी तरह कस्टमर्स की क्या क्या ड्यूटी है। पढ़ें इसको। Custom duties of customer हम्म। ensuring that fraud is not facilitated when drawing checks. Customer must be careful with their checks in the sense that they should not do things like sign a blank check and then send it to the post. They must also tell the bank for any non-foreign indemnify the bank when it acts on the customer behalf. Indemnify means secure against possible loss or damage. The most common example of this is when the customer uses a check guarantee card to indemnify the bank against the possibility that they write takes their accounts into overdraft. The customer then obligated to repay the bank the overdraft created on demand. हाँ जी, क्लियर है दोनों। क्या ड्यूटीज हैं, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जी, हैं, बताएं। बैंकर के क्या राइट हैं? बैंकर के राइट है क्या कि क्या वो राइट समझ में आए? चार्जेस करे और कमीशन जो होता है ठीक है, जो चार्जेस बनते हैं हो सकता है कि वो सर्विस इसमें चार्जेस तो हैं, वो आपको आप पे वो कर जी सकता है, ठीक है। और कस्टमर की मनी को यूज कर सकता है और वो इन्वेस्टमेंट कस्टमर पर्पस के के मनी लिए, यूज कर सकता है ठीक है, या किसी और को इंटरेस्ट लोन दे दे। जी अब इन्वेस्टमेंट वो आपके पैसे को लाजमी वो यूज कर सकता है, लेकिन जब आप मांगोगे तो वो वापस आपको कर देगा, ठीक है। डिमांडिंग रिपेमेंट ऑफ ओवरड्रॉन बैलेंसेस। ओवरड्रॉन का हमने देखा था कि किसी कस्टमर की अगर फॉर एग्जांपल वो हमारा इतना अच्छा कस्टमर है तो बैंक उसको फैसिलिटेट कर देता है कि भाई आप इतना और मजीद हमसे ले सकते हो जब आपके पास बैलेंस ना रहे, नील हो जाए, तो हम आपको इतनी लिमिटेशन देते हैं कि आप हमारे ब्याह पे कर दो, बैंक कर देगा, लेकिन वो आपसे मांगेगा जरूर, डिमांड करेगा वापस पे करने की, ठीक है। साथ ही साथ अच्छा, लीन ओवर सिक्योरिटीज क्या लिखा हुआ है? लीन इज अ राइट टू रिटेन possession of another's property to discharge a debt. This would not apply to items held in safe custodies such as jewelry, but would apply to deposits of property as informally security. अच्छा, लोन के एवज आप आपकी वो प्रॉपर्टी की, जैसे हमने बात करी, तो प्रॉपर्टी पे भी वो कर सकता है, लेकिन उस चीज को छोड़ देगा। मतलब उसके पास जो रखी हुई है प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी के कागजात या फिर ज्वेलरी वगैरह रखी है, उसको वो कब्जे में नहीं लेगा। दूसरी चीज कि अगर आपने कोई उससे लोन वगैरह लिया है तो सिक्योरिटी के तौर पे वो आपसे रखवा सकता है, ठीक है। या अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो आपसे सेल जी करवाने का बोलेगा। कस्टमर की ड्यूटी क्या है कि अपनी तमाम इंफॉर्मेशन सही दे और फ्रॉड ना करे। अच्छा, क्या लिखा है? इंडेमनीफाइंग द बैंक व्हेन इट एक्ट्स ऑन अ कस्टमर्स बिहाफ। Indemnifying means secure against possible loss or damage. The most common example if this is when the customer uses a check guarantee card to indemnifying the bank against the possibility that the check they write takes their account to into overdraft. The customer is then obliged to repay the overdraft created on demand, ठीक है। इंडेमनीफाइंग यानी कि आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो कि कोई नुकसान या डैमेज के हवाले से, तो उसमें भी वही चीज लिखी है जो ऊपर बताई गई कि भाई आपके ऊपर बीइंग अ कस्टमर आपकी जिम्मेदारी है ओवरड्राफ्ट को पे करने की। अच्छा जी, द ड्यूटीज ऑफ बैंकर्स इज इक्वल टू राइट ऑफ कस्टमर्स, इसको रीड कर लेना। ड्यूटीज ऑफ बैंकर की बताई है, इसको जल्दी से रीड करें। duties of banker हम्म। whenever a customer check.
comment the check must be correctly made out, that there must be sufficient funds in the accounts, and there must be a more legal reason why the checks cannot be paid. For instance, instead of the customer would bar payment of funds from the account receipt of customer's fund, the fund must be credited to the customer's account. Repayment on demand. There must be a written request for repayment from a customer during normal bank opening hour and at the customer's branch or another agreed bank or branch. Comply with the customer's instructions. When there are funds, the bank must to has the customer request provide a statement. The banker must provide a statement showing transactions on a customer's account in a resp- responsible time, and also detail of the balance of the account on request. As a general principle, a bank should keep in confidence what is known about a customer's affairs. There are four recognized exceptions to its rule. Discover may be required by laws, for instance, under illegal dealing with drugs trafficking. There may be a public duty to disclose as when a customer trades with the enemy during a war. The interest of the bank may require disco- discover has when the bank should the customer to recover what it is on. The customer may have given express or their person therefore retains the customer as a third party to combine a banker with advice of forgiving. The bank must tell the customer when it's become a permanent bank. Checks vary according to of the customer's signature are being drawn on their accounts. Care and skill. Bankers are required to use care and increase partly for professional reasons, but also to ensure the bank's strategic production under some illegal closure of accounts. Bankers have a duty to provide responsible notice to a customer when the bank wishes to close the account. The period of notice should allow the customer to make other agreements. पढ़ लिया। क्या समझ में आया? समझ में तो ये आया, जो ड्यूटीज ऑफ बैंकर की होती है हम्म। कि वो हॉनर करे जो कस्टमर का चेक थोड़ा लाउड बोले, माइक को करीब करें। के जो चेक है ना वो जी कि वो चेक जो है वो सही से मेड आउट हो जाए। ठीक है। और रिसिप्ट ऑफ कस्टमर्स फंड के ठीक है, जो कस्टमर्स फंड का है जितना वो फंड आ रहा है क्रेडिट हो उसको जाए अपने पास कस्टमर के अकाउंट में। रिसीव करता जी रहे। और रिपेमेंट रिपेमेंट ऑन डिमांड के भाई रिपेमेंट डिमांड भी हम कर सकते हैं बैंकर जब जो है। कस्टमर डिमांड करे तो उसका पैसा वापस उसको दे देना। जी और और कंप्लेन विद कस्टमर्स इंस्ट्रक्शन के कस्टमर के रिक्वेस्ट पर भी हम बैंक को कर सकते हैं चला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दोबारा से बोलना। जो मैं कह रही जो कस्टमर के जो रिक्वेस्ट होते हैं बैंक मस्ट डू कि वो बैंक भी कर सकता है कस्टमर की रिक्वेस्ट कम ठीक है। और प्रोवाइड करेगा स्टेटमेंट, प्रोवाइड आपकी तमाम स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेगा कानून के तहत भी, और ये उसका ड्यूटी भी है। ठीक है। एडवाइस ऑफ फॉर्जरी में क्या पढ़ा आपने? इसमें होता है कि जो बैंक को बैंक मस्ट टेल द बैंक को कस्टमर को वन इज बिकम कि जब सिग्नेचर अगर कस्टमर के उस पे हो रहा हो अकाउंट्स पे और अगर वो उसका नहीं हो में भी है
मतलब चेक जब आपके पास आता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये फेक तो नहीं है, यानी बैंक की है। तो सिग्नेचर के जरिए पता चल जाता है कि ये भाई वाकई उस बंदे ने करा है, या थोड़ी बहुत गड़बड़ भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, तो अगर थोड़ा बहुत भी चेंज आ जाता है तो फौरन से उनको शक हो जाता है कि ये इस अकाउंट होल्डर का साइन नहीं है। तो जो जितनी भी जानकारी है, छानबीन करना, वो किसकी जिम्मेदारी आ जाती है फिर? बैंक की आ जाती है। बैंकर। कि या तो वो उसका एनआईसी चेक करे, या फिर उस पर्सन से कांटेक्ट करे। अगर किसी को पेमेंट कर रहे हो, चेक है, उस अकाउंट से आप कर रहे हो, तो चेक में आपको किसी तरह का मसला लग रहा है, एग्जाम्पल सिग्नेचर का ये मसला लग रहा है, तो फिर आप ऐसे उस अकाउंट से नहीं दे सकते अनटिल अनलेस आप पूरी छानबीन करके सेटिस्फाई ना हो जा। आपको वो पर्सन, उस अकाउंट होल्डर का जो भी अकाउंट होल्डर है, वो आपको अगर वो इस चीज को नहीं बता रहा तो आप नहीं करोगे। अगर वो इस चीज को एग्री कर रहा है कि हाँ भाई मैंने करी है पेमेंट, तो फिर आप इसको, हाँ, एविडेंस अपने पास रखते हैं, दोबारा से उससे साइन लेते हैं, या हो सकता है चेक चेंज करवाना है। क्लियर है? अच्छा। जी। प्रोसीजर्स फॉर बैंकिंग कैश। कैश जब आप करवाते हो तो क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं? कैश जब आप डिपॉजिट कराते हो या रिसीव करते हो, यहाँ किसके बारे में? जो आपने रिसीव करा था कैश, वो आप डिपॉजिट करने जा रहे हो, बैंक में डलवाने जा रहे हो। क्या होगा? कैश मस्ट बी प्रॉपरली काउंटेड एंड सॉर्टेड, कि कितना कैश आया है, और इसमें आपको पता चल जाता है किस किस से रिसीव हुआ है। अच्छा, इसके अलावा अब ये कैश किस सूरत में आया है? आपके पास वैसा कैश तो नहीं होगा कि आपके पास नोट्स एंड कॉइन्स आ रहे हैं। समटाइम ऐसे भी होता है, और समटाइम ऐसा होता है कि आपको चेक दिए जाते हैं, तो अपने पास ये तमाम चीजें रिकॉर्ड कर लेते हो। जैसे नोट्स एंड कॉइन्स आपके पास है, तो आपने देख लिया कि कितने नोट्स हैं, कितने कॉइन्स हैं। इसी तरह अगर आपको चेक भी रिसीव हो रहे हैं, तो आप उनको टोटल कर लेते हो। ठीक है, पेइंग स्लिप में आप पूरा लिख रहे होते हो कि भाई कौन कौन से हैं, क्या नंबर है उन चेक्स का, कितनी अमाउंट के हैं, वो तमाम आप लिख लेते हो। और ये पूरा इसका प्रोसेस है, इसका पूरा प्रोसीजर आप इसको रीड कर लेना। ठीक है। सिक्योरिटी प्रोसीजर्स में बैंकिंग कैश, जब आप बैंक में डिपॉजिट करवा देते हो, तो क्या क्या सिक्योरिटी प्रोसीजर्स होते हैं? पढ़ें इसको, जो आपको फॉलो करने चाहिए। Security procedure when banking cash. We have already looked at some security procedure in chapter 5. Generally, the point below should be considered and implemented where possible. Vary the time of the visit to the bank and vary which member of staff take the money अच्छा, there. इन्होंने ऑलरेडी बताया If कि possible, सिक्योरिटी send for प्रोसीजर्स हमने चैप्टर 5 में भी ऑलरेडी पढ़े हुए थे। ठीक है, इसके बाद और कौन कौन सी चीजें the बता रहे हैं और पढ़ो। वेरी द टाइम ऑफ द विजिट ऑफ द specific बैंक, एंड वेरी, वेरी मतलब चेंज हो जाता है ना, विच मेंबर ऑफ स्टाफ टेक्स द मनी देयर। ये टाइम और ये तमाम चीजें चेंज हो जाती हैं कि कौन कौन, मतलब आप एक ही पर्सन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालते, चेंज कर करके करते रहो। उसमें ये लिखा है। और क्या है? इफ पॉसिबल सेंड मोर देन 1%, अगर पॉसिबल हो तो एक से ज्यादा लोग को भेज दो, ताकि वो सिक्योर रहे, अल्लाह ना करे कि चोरी डकैती का मसला आ जाए। दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट व्हेन यूजिंग द नाइट सेफ। ठीक है। The banks advise that one person should drive and then watch over the other person who carries the money and puts it on the into the night safe। ये बात क्लियर हुई? G. आगे क्या लिखा है? इफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ कैश आर बैंक्ड रेगुलरली, sorry, then the business should consider employing a security firm to collect the money and deliver it to the bank। अगर बहुत ज्यादा ही पैसा है तो फिर आप क्या करते हो? फिर कंसीडर करोगे सिक्योरिटी फर्म को कि वो आए, कलेक्ट करे और फिर उसको बैंक में डिपॉजिट करा दे। It is always wise to fill in the part of paying slip which is written by the customer of the bank on the left hand side. So you have a record of paying the money into bank. You can record the information elsewhere if you wish.
क्लियर है? जी। प्रोसीजर शायद आपको पता हो कि क्या क्या चीजें आप बैंक में जब डिपॉजिट करने जाते हो तो कैसे क्या करते हो। अपना नाम वगैरह लिखते हैं। मतलब उस पे क्या क्या चीजें लिखी होती है जब आपके पास चेक होता है। उस पे नाम लिखा हुआ होता है, अकाउंट नंबर होता है, टोटल अमाउंट होती है चेक की, और चेक नंबर होता है। तो ये तमाम चीजें आप कहाँ लिखते हो? पेइंग स्लिप पे भी लिख रहे होते हो। तो रीड कर लीजिएगा। अच्छा, रिटर्न या डिसऑनर्ड चेक क्या है भाई? आप आपके अमाउंट में मतलब कब ऐसा हो सकता है कि आप किसी को चेक दो और वो बाउंस हो जाए, या रिटर्न हो जाए, या डिसऑनर्ड कहलाए, कि पेमेंट क्लियर ना हो। रीजन आपके पास कुछ है, जिनमें से पहला रीजन आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस है, इस वजह से हो सकता है कि चेक जो आपने लिखा वो चोरी हो गया हो। सही है, या फिर उसमें कोई चीज गलत लिखी हुई है। हो सकता है आपने गलती से मंथ कुछ और लिख दिया, या हो सकता है आपने साइन में कोई गड़बड़ कर दी है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से चेक क्या हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आउटडेट है तो भी, मतलब आपको चेक मिला था 5-6 महीने पहले, एग्जाम्पल 6 महीने के बाद आपने उसको कहा कि चलो अब जाके मैं इसको बैंक में डाल देता हूँ ताकि फिर मुझे मिल जाए, तो आउट ऑफ डेट हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा, तब भी वो आपका क्लियर नहीं होगा, बाउंस हो जाएगा। क्लियर है? जी। प्रोसीजर्स फॉर बैंकिंग डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस, ये आपने पढ़ा हुआ भी है, इसको पढ़ लीजिएगा। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की कैसी ट्रांजैक्शंस होती हैं, क्या क्या होता है, सेम उसी तरह से है। पेइंग स्लिप वगैरह आपके पास उसी में आ जाती है, बनाते हो कितना। क्वेरीज अराइजिंग फ्रॉम कार्ड ट्रांजैक्शन। अच्छा, अगर कार्ड चोरी हो जाए तो आपने क्या एक्शन लेना है? चोरी हो जाए तो आप क्या करोगी? अल्लाह ना करे कभी कार्ड आपका चोरी हो जाए तो क्या करना चाहिए? क्या बैंक एक्शन में लेना बताना चाहिए? चाहिए। बैंक को जाके भी बताएंगे। ठीक है, एज अ जनरल रूल इट सीम्स दैट जी। वेयर अ रिटेलर हैज फॉलोड ऑल प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोसीजर्स, जैसे चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था सिक्योरिटी प्रोसीजर, द कार्ड इशूअर विल ऑनर द ट्रांजैक्शन इवन इफ द कार्ड इज स्टोलन। अच्छा, ठीक है, तो आप फौरन से बता दोगे, और फिर अगर वो समझेंगे तो आपके बिहाफ पे वो कर देंगे पेमेंट ट्रांजैक्शंस। अच्छा, इन केस अगर आपकी चोरी हो जाता है या फ्लोर लिमिट आपकी ओवर हो जाती है, क्या लिखा है? ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस अबव द शॉप्स फ्लोर लिमिट। अगर आपकी, मतलब एक लिमिट उन्होंने दी गई है कि उस लिमिट तक आप पेमेंट कर सकते हो, उससे उस कार्ड से, एक फॉर एग्जांपल आपको लिमिट दी गई है कि भाई 50,000 आपकी क्या होगी, पेमेंट होगी। तो आप अगर 50,000 से ज्यादा पेमेंट करो तो क्या आपको वो पॉसिबिलिटी होगी पेमेंट करने की? नहीं। जी में भी। अगर तो उन्होंने लिमिट ही 50,000 की दी है तो 50,000 से आप ज्यादा कैसे कर सकते हो? जी, हाँ, नहीं कर सकते। नहीं कर सकोगे। इसी तरह अगर कोई एरर आ जाता है, मतलब आपकी तरफ से सारी चीजें सही हैं और उनकी तरफ से भी सही है, लेकिन फिर भी कोई मसला आ रहा है, तो क्या करते हैं फिर? ये ट्रांजैक्शन को वो फिर आपस में, यानी वो कार्ड का कंपनी देखते हैं कौन सी कार्ड की कंपनी है, तो फिर वो खुद ही इस को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। आपसे वो तमाम डिटेल्स ले लेंगे, आपकी तरफ से अगर कोई मसला नहीं है, बैंक की तरफ से कोई मसला नहीं है, तो जो एरर होगा वो पहले फाइंड आउट करेंगे, भाई ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा। सम टाइम ऐसा होता है कार्ड में से ट्रांसफर नहीं होता, सम टाइम ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता, तो वो उसकी क्वेरीज देखते हैं। अब अगर दोनों कंपनियों के दरमियान में कोई मसला है तो फिर वो आपको तकलीफ नहीं देंगे, हाँ आपसे शुरू में इन्वेस्टिगेट जरूर करा जाएगा, फिर बाद में उसको खुद ही वो सॉल्व आउट कर देंगे। ठीक है जनाब। जी। बैंकिंग ईएफटीओ वैसे ही है जैसे हमने पढ़ा था एट द टाइम ऑफ, क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। ये क्या होती है? ट्रांसफर हो जाती है। साथ साथ हम इसमें डॉक्यूमेंट्स को रिटेन करने की पॉलिसी देखते हैं कि कम से कम आपने
6 महीने का पीरियड तो अपने पास इसमें अपने पास इसको रिटेन करना ही होता है। क्या लिखा है, इन द इवेंट ऑफ क्वारीज रिगार्डिंग इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन और बैंक अकाउंट क्रेडिट्स द रिटेलर विल नीड टू प्रोड्यूस रेलेवेंट कॉपीज ऑफ द रिसीट। जाहिर सी बात है, एज एन एविडेंस ये अपने पास रख रहे होंगे। इट इज देयरफॉर एसेंशियल दैट ऑल कॉपी रिसीट्स आर kept in safe place, preferably in date order for a minimum period of 6 months and sometimes even longer. It is usually even convenient to attach the day sales and refund slips, ठीक है, to end of day reconciliation and then to keep these date in these in date other, ठीक है, बैंकिंग अदर रिसीट्स भी। तो यहां तक आपके पास देखो, रिटेंशन पॉलिसी आपको पूरी कम से कम 6 महीने तो अपने पास होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जब पेमेंट कर रहे हो या फिर किसी पेमेंट की आपने वापस कर दिया, तो हम क्योंकि अपनी ट्रांजैक्शन को और बैंक की ट्रांजैक्शन को चेक करते हैं, क्या बैंक में जितनी अमाउंट आ रही है वो सही है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई मसला हो गया हो कि उसकी चेंज आ रही है मेरी। हमेशा चेंज आती, कभी कभार होता है कि ऐसा होता है कि चार्जेस वगैरह डिडक्ट हो जाते हैं या दूसरी और रीजंस की वजह से अमाउंट चेंज आ रही होती है। तो आप श्योरिटी करते हो कि अपना जो बैंक अकाउंट है वो सही ट्रांजैक्शन आपके पास भी रिकॉर्डिंग है, उसके पास भी, इसलिए तमाम चीज़ों को रिकनसाइल करा जाता है। बैंकिंग अदर रिसीट्स तमाम चीज़ों को फिर आप क्या कर देते हो, जो और किसी थ्रू से पेमेंट वगैरह होती है तो उसको भी आप क्या करते हो, बैंक में डिपॉजिट कर देते हो। क्या लिखा है, सम रिसीट्स बाय देयर वेरी नेचर require no actions on the part of the business to have them paid into its bank account. These include direct debits, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ये हम पढ़ेंगे। डायरेक्ट डेबिट क्या होते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ऑटोमेटेड पेमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी सेम उसी तरह से आप क्या करोगे, जिस हवाले से भी पेमेंट आपकी पेमेंट हो रही है बैंक में, तो वो तमाम क्या होंगे, रख लिए जाएंगे एज अ एविडेंस के तौर पे। ठीक है, बैंक गायरो क्या है, बैंक बैंकर्स ड्राफ्ट क्या है, किन किन थ्रू से आप पेमेंट करवाते हो, वो हम पढ़ लेंगे। यहाँ तक कोई सवाल? नहीं। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हम लोग का ये चैप्टर भी एक